सभी साथियों को मेरा प्रणाम। स्वागत है आपका गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। उसी जोश और जुनून के साथ मैं एक बार फिर से आपके सामने प्रैक्टिस सेशन मैथ्स दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की आगामी परीक्षा के लिए लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़े रहें। अगर आप इस वीडियो का सच में लाभ लेना चाहते हैं, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। आज हम इस वीडियो में अलग अलग चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए ज़्यादा विलम्ब न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए, आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है, एक बार इसे करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर जाती है तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में। गाड़ी की चाल क्या होगी या गाड़ी किस चाल से जा रही है? तो हमें फॉर्मूले का कम से कम इस्तेमाल करना है। इसमें देखिए आपको पता है कि मान के चलो ये प्लेटफॉर्म है, मान के चलो ये प्लेटफॉर्म है, मैंने इसे प्लेटफॉर्म मान लिया और गाड़ी इसे पार कब करेगी? जब इससे बाहर निकल जाएगी। तो मैंने इसे ट्रेन की लंबाई मान लिया t। तो इस ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कुछ समय लिया होगा और अपने आप को भी क्रॉस करने में थोड़ा सा समय लिया होगा। तो टोटल समय कितना लगा है? इसे 14 सेकंड लगे हैं। लेकिन केवल अगर ये एक व्यक्ति को पार करे, ट्रेन सिर्फ एक व्यक्ति को पार करे, तो सिर्फ अपनी लंबाई ही चलेगी और यहाँ पर भी वो उतना ही समय लेगी जितना समय यहाँ पर इस ट्रेन ने खुद को क्रॉस करने में लिया होगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि इसने यहाँ पर 14 सेकंड का समय लिया और यहाँ पर एक व्यक्ति को पार करने में मात्र 10 सेकंड का समय लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि इसने जो 4 सेकंड जो ज़्यादा लिया है वो समय इस प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया होगा, जो कितना लंबा है? 50 मीटर। तो हम ये बोलेंगे कि 4 सेकंड में ट्रेन कितनी दूर ट्रेवल करती है? 50 मीटर ट्रेवल करती है। तो 1 सेकंड में ट्रेन कितना चलेगी? तो आप कहेंगे 1 सेकंड में ट्रेन 50/4 मीटर चलेगी। और आप भली भांति जानते होंगे कि 1 सेकंड, 1 मिनट या 1 घंटे में चली हुई दूरी को ही हम चाल बोलते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 50/4। ये भी आंसर सही है, पर हमें ऑप्शन से मैच करना है। तो हम इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो किसका गुणा करना पड़ेगा? 18/5 का गुणा करेंगे। 5 से इस 10 को हम 10 बार कैंसिल कर देंगे और हम इस 4 को 2 से काटेंगे और इसको 9 बार काट लेंगे। 2 से ये 10 कट जाएगा 5 बार, तो 9 गुणा 5 कितना आएगा? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम बोलेंगे कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी सही होगा। इस वीडियो में आपको मैं नए नए तरीके क्वेश्चन सॉल्व करने के बताने वाला हूँ, तो शुरू से एंड तक जरूर जुड़े रहें। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। प्रैक्टिस सेशन है और आपको पता है कि ज़्यादा समय प्रैक्टिस सेशन में नहीं लगना चाहिए सवाल को सॉल्व करने में। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक नाव प्रभाव के विपरीत, जो नदी बह रही है उसके विपरीत P से Q तक और प्रभाव की दिशा में यानी Q से P तक वापस आने में टोटल 3 घंटे का समय लेती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो P से Q के बीच की दूरी कितनी है? चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हम इसे 2 तरीके से या 3 तरीके से भी कर सकते हैं, पर मैं चाहता हूं कि एक ही तरीका वो चुने जो सबसे बेस्ट हो, जो ज़्यादातर क्वेश्चनों में उस तरीके को हम लगा सकें। तो देखिए, हम जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़ हो, चाहे वो ट्रेन हो या गाड़ी हो या व्यक्ति हो या नाव ही क्यों ना हो, अगर वो समान दूरी अगर 2 दूरी चल रही है, तो हम जानते हैं कि जो चाल का अनुपात होता है उसका विपरीत समय का अनुपात होता है। लेकिन यहाँ पर जो नाव गई है वो धारा की दिशा में भी गई है और धारा के विपरीत दिशा में भी गई है। ठीक है, विपरीत दिशा में भी गई है। तो हम ये बोलेंगे कि धारा की दिशा में जब नाव गई होगी तो दोनों की चाल जुड़ी होगी, तो चाल रही होगी 9 3 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब विपरीत दिशा में नाव चली होगी तो दोनों की चाल घटी होगी,
चाल रही होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, ये चाल है। लेकिन हमें चाल का अनुपात चाहिए, तो हम इसे काट कर छोटा कर सकते हैं। अनुपात हम बोलेंगे 2 अनुपात कितना है, 1। और हम जानते हैं कि जब समान दूरी चली जाती है तो चाल का उल्टा क्या होता है, समय का अनुपात। तो समय का अनुपात कितना होगा, 1:2। तो हम बोलेंगे किसका अनुपात है, ये समय का अनुपात है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमें पता है टोटल समय यहाँ कितना लगा है, 3 घंटे लगे हैं। और मेरा यहाँ पर कितना लगा है टोटल समय, तो यहाँ भी 3 लगे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो 3 है असली में 3 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू भी 1 घंटा होगी। तो यहाँ पर दिशा में जब नाव धारा के दिशा में गई होगी तो उसने यहाँ 1 का मान कितना, 1 घंटा लिया होगा। और जब विपरीत आई होगी तो 2 की वैल्यू कितनी, 2 घंटे लगे होंगे। लेकिन हमसे यहाँ समय नहीं पूछा है, समय पूछा होता तो हम ये आंसर देते। हमसे पूछा है P से Q के बीच की दूरी क्या होगी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अब हम इस दूरी को निकालें या इस दूरी को, दोनों दूरी समान है, तो क्यों ना हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। चाल कितनी थी, 12। ओरिजिनल जो चाल होगी धारा की दिशा में वो कितनी थी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लिया है, जो ओरिजिनल समय है वो 1 घंटा लिया है। तो दूरी कितनी आएगी इसकी, 12 किलोमीटर। इसको चाहे आप इससे निकालो या इस वाली चाल और इस वाले समय को उससे निकालेंगे, दूरी समान ही आएगी। कौन सा आंसर सही होगा हमारा, हमारा विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार आप वीडियो को रोककर खुद भी ट्राई करें, फिर बाद में सॉल्यूशन को देखें। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन एकदम हूबहू आपके एग्जाम से मिलते जुलते ही आपको मिलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में कि एक कनस्तर में 2 द्रव ए और बी है, वो अनुपात में किसमें है, 7:5 में। इनमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर द्रव बी को भर दिया गया। ए और बी का अनुपात अब कितना हो गया, 7:9 हो गया। तो प्रारंभ में कनस्तर में द्रव ए कितने लीटर था, तो ए की यहाँ पर मात्रा पूछी गई है। तो देखते हैं शुरुआत में कितना था, 7:5। इसमें से निकाल लिया गया कुछ और उसकी जगह पर दूसरा मिला दिया गया। कौन सा द्रव मिलाया, द्रव बी को मिलाया। अब एक बात आपको यहाँ बारीकी से पता होनी चाहिए कि कोई भी बर्तन, कोई भी द्रव हो, चाहे शराब पानी हो, चाहे दूध पानी हो, कुछ भी हो, हम अगर किसी द्रव में से कुछ भी अगर मिश्रण निकालते हैं तो मिश्रण निकालने पर अनुपात बदलता नहीं है। सिर्फ अनुपात बदलता है मिश्रण में कुछ मिलाने पर, या तो दूध मिलाओ या पानी मिलाओ। एक और बात यहाँ समझने वाली ये है कि जिस मिश्रण को मिलाते हैं या जिस भी द्रव को मिलाते हैं केवल उसी का अनुपात बदलना चाहिए, बाकी और दूसरे का अनुपात नहीं बदलना चाहिए। यहाँ हमने 7:5 में था, हमने शुरू में निकाला क्या, तो हमने 9 लीटर मिश्रण निकाला। तो निकालने पर अनुपात नहीं बदलेगा, अनुपात उसमें कितना रहेगा, 7:5 ही रहेगा। जिसमें जो निकाला गया है उसमें भी 7:5 रहेगा, जिसमें से निकाला है उसमें भी 7:5 रहेगा। लेकिन बाद में हमने बी द्रव मिला दिया है, बी द्रव मिला दिया है तो अनुपात कितना हो गया, 7:9 हो गया। यहाँ मिलाया क्या है हमने, बी, तो बी का अनुपात बदलना चाहिए। जो हमने नहीं मिलाया है उसका अनुपात नहीं बदलना चाहिए। अगर बदल गया है तो क्या करेंगे, उसे हम समान करेंगे। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पहले से ही समान है। ए जो है, जो नहीं मिला है वो ऑलरेडी पहले से समान है, तो यहाँ समान करने की जरूरत नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि अनुपात में कितना मिलाया है, 4, और लीटर में कितना मिलाया है, बी को द्रव 9 लीटर। तो हम बोलेंगे एक की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 9/4 एक की वैल्यू होगी। तो बी जो ए द्रव है इसकी मात्रा पूछी है, यानी मिश्रण 9 लीटर निकालने के बाद जो अनुपात रह गया वो रह गया 7:5। देखिए जैसे ये है, अब इसमें से कुछ मिश्रण था ए और बी, इसमें से आपने 9 लीटर को निकाल लिया किसी दूसरे बर्तन में, ठीक है, या 9 लीटर को निकाल लिया, तो इसमें भी जो अनुपात होगा वो निकलने के बाद भी 7:5 होगा, और इसमें भी कितना होगा, इसमें भी 7:5 में दोनों के दोनों द्रव होंगे। तो निकलने के बाद 7:5 था, तो निकलने के बाद हम बोलेंगे कि 7 की वैल्यू हमें, पहले तो हम 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद 7 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि जब एक की वैल्यू 9/4 है तो 7 की वैल्यू होगी 9×7 = 63/4 लीटर।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर टोटल मिश्रण निकालने से पहले पूछा गया है, तो हमें जो निकाला था 9 लीटर, इसमें भी एक ही कुछ न कुछ मात्रा जरूर होगी। तो कितनी होगी? तो वो 7:5 में ही होगी। तो यहाँ पर द्रव ए कितना निकाला गया होगा 9 लीटर में से? तो हम कहेंगे 7 इसका रेशियो है, टोटल कितना है 12, और 9 लीटर मिश्रण है पूरा। 3 से इसको काटेंगे, 3 से इसको काटेंगे, हम कहेंगे 21/4 लीटर ए मिश्रण इस 9 लीटर में था। तो टोटल कितना मिश्रण ए हो जाएगा? तो ए जो द्रव होगा निकालने के बाद होगा 63/4 लीटर, और जो निकाला गया है उसमें कितना है? 21/4 लीटर। तो हम कह सकते हैं कि टोटल जो ए द्रव था वो कितना था? इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 84/4 लीटर, और इसको 4 से हम अगर काट देंगे तो आंसर आएगा 21 लीटर। तो निकालने से पहले जो द्रव ए था वो कितना था? 21 लीटर। ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? बी वाले को टिक करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर थोड़ा सा लग रहा है कि वीडियो थोड़ी फास्ट है तो वीडियो को थोड़ा स्पीड कम करके आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रैक्टिस सेशन है और प्रैक्टिस सेशन में स्पीड थोड़ी फास्ट रहती है। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि आने वाले कुछ ही समय बाद ही मैं मैथ्स का एक सेशन शुरू करूंगा, जिसमें चैप्टर वाइज मैं सभी चैप्टर्स को यूपी पुलिस तक कंप्लीट कराऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जैसे ही वीडियो शुरू हो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी एक शरबत में 15% चीनी है तथा दूसरे शरबत में 5% चीनी है। पहले शरबत के 20 लीटर में दूसरे शरबत का कितना लीटर मिलाया जाए कि नए शरबत में चीनी 10% हो जाए? चलिए, तो इसको ऐसे प्रश्नों को जहां दो की बात हो और उनका मिक्सचर की भी बात हो रही हो, मतलब दो अलग अलग द्रव या किसी दो अलग अलग पदार्थ की बात हो और उनके मिक्सचर की भी बात हो रही हो, तो वहाँ एलिगेशन लगाते हैं। यहाँ पर किसी एक शरबत में 15% चीनी है, तो यहाँ मैं ए की बात कर रहा हूँ और किसी दूसरे की भी बात कर रहा हूँ, उसको मैंने बी मान लिया। तो ए में कितना है? तुम कहोगे 15%, बी में कितना है? 5%। तो लगाते कैसे एलिगेशन? पहले ए को फिर बी को लिखेंगे और उनके मिक्सचर को यानी इनका मिला के जो भी दे रखा है वैल्यू, जिसमें जो 10% है इसको बीच में रखेंगे और फिर हम क्रॉस करके इसको घटा लेते हैं और बड़ी में से छोटी घटाते हैं। 10 में से 5 गए तो यहाँ बचेगा 5, 15 में से 10 जाएंगे तो यहाँ बचेगा 5। तो हम ये बोलेंगे कि जो अनुपात आया 5:5, ये क्या निकल कर आएगा? ये क्वांटिटी निकल कर आती है कि चीनी की मात्रा एक्चुअली में कितनी थी। तो यहाँ कोई ना कोई मात्रा देखो यहाँ दे रखी है कि पहले शरबत में 20 लीटर लिया गया मिश्रण, यहाँ कितना लिया गया? 1। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले से जो 1 लिया गया है तो 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 20 लीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरे की भी मात्रा 1 है तो इसका भी मान कितना ही होगा? 20 लीटर। पूछा क्या गया है कि कितने लीटर मिलाया जाए दूसरे शरबत से। तो पहले शरबत से 20 लीटर लिया गया है जिसका मान 1 था, तो दूसरे शरबत से भी कितना मिलाया जाएगा? 20 लीटर ही मिलाया जाएगा। आंसर कितना होगा इसका? डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी तरह के मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं और ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आप सीजीएल मेंस और प्री की तैयारी या सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तभी करें, वरना ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन की तैयारी की आपको ज़रूरत भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे ट्राई करते हैं एक बार। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कितने समय में 6% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपना 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पर साधारण ब्याज की बात हुई है और हम साधारण ब्याज के फॉर्मूला को इस्तेमाल करके लगभग उसके 80% प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। हमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? P/100 साधारण ब्याज यानी कि SI। यहाँ जो भी वैल्यू हमें दे रखी है उनकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे और हमारा इसको हम सॉल्व कर लेंगे। मूलधन हमें नहीं पता तो इसको मैंने P मान लिया। रेट कितनी है? 6%, तो R की जगह 6 रखेंगे। समय यहाँ पर पूछा गया है तो उसको मैंने T मान लिया बटे 100 और बराबर साधारण ब्याज। अगर फॉर्मूले से कोई भी वैल्यू तीनों में से निकालनी हो तो 100% आपको सवाल में ब्याज जरूर देगा। यहाँ पर देखेंगे कि मेरा कोई भी धन था वो कितने गुना हो गया है?
मेरा धन 4 गुना हो गया है, मतलब वो मुझे 4 गुने मेरे पैसे लौटा के देगा। तो मेरे को उसने ब्याज कितनी दी होगी, तो मेरा P रुपया अगर 4 गुना हो गया है तो मुझे ब्याज कितनी दी होगी, इसने 3 गुना मुझे ब्याज यानी 3P मुझे ब्याज दी होगी। तो मैं ब्याज कितनी लिखूंगा यहाँ पर 3P। ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी प्रश्न को, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का। P से P को क्या कर देंगे हम यहाँ पर, P से P को यहाँ पर कैंसिल कर देंगे और 3 से 6 को 2 बार काट देंगे। 2 से हम 100 को यहाँ 50 बार कैंसिल कर देंगे। P की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताना, 50, यानी समय कितने साल लगेंगे, 50 साल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए बिल्कुल सही विकल्प होगा। मुझे उम्मीद है अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने फिर कभी आ गया तो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। चलिए यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखिए मान के चलो मेरा धन अगर P था और वो 8 गुना हो जाए तो मेरी ब्याज कितनी मिलेगी, 7P। यानी कि आपको क्या करना है कि टोटल धन में से इस P को माइनस कर देना है तो वो ब्याज निकल कर आती है। ठीक है, ब्याज को हम ब्याज के बराबर रखेंगे, फॉर्मूले के बराबर सॉल्व कर लेंगे और हमेशा इस P से ये P कैंसिल हो जाएगी। बचे हुआ यानी रेट या समय जो पूछा है उसको हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार वीडियो को रोक कर आप भी इन क्वेश्चनों को ट्राई करें, उसके बाद इस वीडियो को पुनः देखें ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन उधार दिया गया। धन 2 वर्ष में 16,900 तथा 3 वर्ष में 17,576 हो जाता है। तो आपसे धन पूछा गया है और दर भी पूछी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कैसे करते हैं देखिए इस प्रश्न को। मान लीजिए मेरा धन था P, ये 2 साल में कितना हो जाता है, 2 साल में ये हो जाता है 16900। कितने साल लगते हैं इसको, 2 साल लगते हैं। लेकिन इसी धन को अगर मैं 3 साल के लिए दूं तो ये 3 साल में कितना हो जाता है, 3 साल में हो जाता है 17,576। ठीक है, अब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो मैं यहां ये बोल सकता हूं कि मेरे धन को यहां से इतना होने में कितना समय लगेगा। तो यहां तक 2 साल लगी, यहां तक 3 साल लगी, तो यहां से यहां तक होने में 1 साल लगेगी। तो आप ये बोल सकते हैं कि 1 साल में मेरा पैसा कितना गुना हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज में कभी भी ध्यान रखना, पैसा गुना के हिसाब से बढ़ता है और कितना गुना हो रहा है उससे निकालने के लिए आगे वाली वैल्यू को ऊपर रखेंगे और पीछे वाली वैल्यू को जिससे कंपैरिजन किया उसको नीचे रखेंगे, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा पैसा कितना गुना बढ़ा है। इसको काटने की कोशिश करेंगे और हम जानते हैं 169 13 से कट जाएगा, तो हम पूरे को 13 से काटेंगे। 13 एकम 13, 4 बचेंगे 5, 13 45 को, 13 की 39, 6 बचेंगे, हमको उतारेंगे 7 का 67, 13 पहिया 65, 2 बचेंगे और 13 दूनी 26 और 13 से ये कितनी बार कटेगा, 13 बार, तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा 1300। आगे ध्यान से देखेंगे तो फिर से ये 13 से कैंसिल हो जाएगा। 13 से इसको काटेंगे, 13 कम 13 और 13 चौक 52, ये हो जाएगा 100। इसको हम 4 से काट देंगे तो मेरा जो आएगा वो आएगा 26/25। तो हम ये बोल सकते हैं इसमें कि मेरा 25 रुपया कितना हो जाता है 1 साल में, 26, क्योंकि 1 साल का गैप है इसलिए। अगर मैं 25 रुपया दे रहा हूँ तो 1 साल बाद मुझे 26 देगा। उसी तरीके से हर साल वो 25 के 26, 25 के 26 देता रहेगा। तो 1 साल का अगर पैसा मुझे पता है तो हम रेट निकाल सकते हैं। 25 का अगर 26 हो जाता है तो आप बताइए कि कितना रुपया मेरा बढ़ रहा है। तो आप कहेंगे 25 से 26 हो रहा है तो 1 रुपया मेरा बढ़ रहा है, कितने पर, 25 पर। परसेंट में बदलना है, किस रेट से बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे ये 4% की रेट से बढ़ रहा है। किस रेट से, 4% की रेट से। ठीक है, ये तो आ गई रेट। लेकिन मेरा मूलधन क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि अगर मान लो मेरा मूलधन P था और मेरा पैसा पहली साल कितना हो गया होगा, 26 हो गया होगा, किसका, 25 का। अगली साल भी कितना होगा, तो अगली साल भी फिर 26 हो जाएगा, कितने का, 25 का। इस हिसाब से 2 साल बाद मेरा टोटल रुपया कितना हो गया, तो देखिए 2 साल की उसने वैल्यू दे रखी है 169,000। तो हम इसको बराबर लिख सकते हैं 169,000 और बड़ी आसानी से इसको 25 से हम काट सकते हैं, 13 से भी काट सकते हैं, सॉरी 13 से इसे हम काट सकते हैं, अभी काटा था हमने। 13 दूनी 26 और 13 से कटेगा 13 बार,
ठीक है, 13 दूनी 26 और 13 से कटेगा ये एक बार, ये 2 जीरो थे ना, बाद में जोड़ लेंगे। 2 दूनी 4, इस 4 से हम इसको काटेंगे 25 बार और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मेरा जो मूलधन होगा ये दोनों 25 भी उधर गुणा में पहुंच जाएंगे और 25 का क्यूब हो जाएगा। 25 का क्यूब कितना होता है? 15625 होता है क्या? एक बार ऑप्शन में देख लेते हैं। 15625 और दर कितनी है? 4%। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प कौन सा सही होगा? सी हमारा विकल्प बिल्कुल सही होगा। तो 15625 किसका क्यूब होता है? 25 का। तो ये मेरा मूलधन होगा, मेरी दर कितनी होगी? 4%। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक रेफ्रिजरेटर का नगद मूल्य 4022 है। एक ग्राहक ने 1500 नगद दिए और शेष धन पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 समान किस्तों में चुकाने के लिए कहा। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है? किस्तों के प्रश्न मोस्टली स्टूडेंट छोड़ ही देते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, किस्तों का कोई भी प्रश्न हो बड़ी आसानी से आप कर पाओगे। देखिए 4022 रुपये मूलधन था, जो भी ब्याज था, ब्याज का जो पैसा था वो कितना था? 4022, मतलब जिसपे ब्याज लगनी थी, लेकिन 1500 तो उसने नगद ही दे दिए। तो 4022 में से आप 1500 माइनस कर लीजिए, तो ये बचेगा 22। 40 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा? 25। यानी ब्याज कितने रुपए पर लगनी चाहिए? तो ब्याज लगनी चाहिए 2522 रुपए पर। ठीक है, अब क्या करें? ब्याज लगती कैसे है? कौन सी रेट से लगेगी ब्याज? तो आप कहेंगे 5% की रेट से ब्याज लगेगी। 5% कितना होता है? तो आप कहेंगे 1/20 होता है। 5% कितना होता है? 1/20 होता है। 5% कितना होता है? 1/20। इसका मतलब होता है कि 5 पे कितनी ब्याज मिलेगी? 5 पे हमें 1 की ब्याज मिलेगी। 1 की ब्याज मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि 5, अगर 20 रुपये मेरे पैसे हैं, मूलधन है, तो 1 रुपया ब्याज मिलेगी, यानी कितना रुपये हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। अगर दूसरी किस्त की बात करूं मैं, तो दूसरी किस्त के लिए स्क्वायर हो जाता है, तीसरी किस्त के लिए क्यूब हो जाता है। तो दूसरी किस्त की बात करूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर को मैं 20/20 लिख सकता हूँ। तो मेरी किस्त कितनी हो जाएगी? यहाँ 21/21 हो जाएगी। उसी हिसाब से तीसरी किस्त की बात करूंगा तो क्यूब होता है, तो यहाँ पर 20 का क्यूब करेंगे, 20/20/20, तो 21 का भी क्यूब करेंगे, तो आप कहेंगे 21/21/21। लेकिन ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न में किस्त तीनों बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर तीनों किस्त बराबर नहीं है। तो बराबर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? बराबर करने के लिए यहाँ पर 21 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 21 का मल्टीप्लाई होगा और ऊपर भी किस्त बराबर करने के लिए 2 बार 21 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 2 बार 21 का गुणा होगा। उस तरीके से होगा क्या कि मेरा जो मूलधन था वो पहली किस्त के लिए कितना होगा? तो आप कहेंगे 21/21 441, 882, 441 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 882। तो 8820 ये मेरा पहला मूलधन होगा जिस पर ये किस्त लगेगी। दूसरा मूलधन होगा, ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 21 का गुणा 400 से करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8400। इसी तरीके से 21/21/21 कितना होगा? तो ये होगा 8000। तो टोटल जो मूलधन होगा उसको जोड़ लेंगे तो 0 से 0, 2 का 2, 8 और 4 12, हासिल 1, 24 25। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी मेरा मूलधन था वो कितना था? 25,220, जिसपे प्रत्येक किस्त कितनी बनी? ये बनी। इसका क्यूब कितना होगा? 9261। 9261। तो मेरी प्रत्येक किस्त कितने की बनेगी? 9261 की बनेगी। लेकिन ध्यान से देखें तो मेरा यहाँ पर मूलधन कितना है? 2522, जो असली मूलधन है। ये नकली है, ये भी नकली है। अब हम कैसे निकालें इस किस्त की वैल्यू? यहाँ पर प्रत्येक किस्त का मान असली में पूछा है, ये नकली है, तो इसका कंपैरिजन करेंगे हम असली से। यहाँ असली मूलधन है, ये असली मूलधन है, तो हम ये कह सकते हैं कि 25,220 जो वैल्यू है किसकी है? 2522 की है। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? तो हम करेंगे 2522 जो है, इसमें जो असली वैल्यू यानी इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसमें किसका गुणा कर देंगे? 92
0.61 का गुणा कर देंगे और डिवाइड किसका देंगे, ये जो असली वैल्यू थी ये नकली में किसके बराबर है, 25,220 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं 25,220। देखिए ये मेरा टोटल मूलधन था जिस पर ब्याज लगनी थी। प्रत्येक किस्त कितने की बन रही है, 9261 की। टोटल जो मेरा पैसा जो जोड़ के आ रहा है वो आ रहा है ये, लेकिन मेरा टोटल असली में पैसा कितना है, 2522। तो हम कह सकते हैं ये असली है ये नकली है। कंपैरिजन करें तो इसकी वैल्यू ये है, इसकी निकालनी है, प्रत्येक किस्त का मान निकालना है तो गुणा करके भाग देके निकालेंगे। 2522 से 2522 एक बार कैंसिल हो जाएंगे तो नीचे बचेगा 10, ये पूरा कैंसिल होगा। 10 का डिवाइड 9261 में देंगे तो एक के बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ पर आंसर आएगा 926.1। कहीं ना कहीं ऑप्शन में जरूर होगा 926.1। ऑप्शन कौन सा सही है, ए बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात बोली गई है, दो बेलन के आधार की त्रिज्या दे रखी है, दोनों बेलनों की ये त्रिज्या दे रखी है, दोनों बेलनों की यहाँ ऊंचाई दे रखी है, उनके आयतन का अनुपात बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आप इसे कर लेंगे। देखिए हमें आयतन पूछा है, आयतन क्या होता है, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले बेलन का आयतन लिख लेता हूँ पाई आर स्क्वायर एच, दूसरे का लिख लेता हूँ पाई आर स्क्वायर एच। पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, इसकी आर कितनी है, एक, एक का स्क्वायर कितना होगा, एक, और हाइट कितनी है इस बेलन की, 2, तो यहाँ 2। दूसरे बेलन की बात करें तो आर कितनी है, 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। दूसरे बेलन की हाइट कितनी है, 1, तो 1। तो यहाँ पर जो अनुपात निकल कर आएगा आयतन का वो कितना आएगा, 2:9। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अनुपात निकालने के लिए असली वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, अनुपात से ही काम हो जाता है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने मिलेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पर वृत्त की बात होती है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखें तो यहाँ आर कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो यहाँ पर हम आर को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, ठीक है। यानी आर 10% और आर 10%। इसमें आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, और यह 10% की वृद्धि हुई है। वृद्धि का मतलब है कि मेरा जो अगर त्रिज्या 10 थी तो कितनी हो गई, 11। फिर कितनी थी दोबारा, क्योंकि आप 2 बार है तो 10 से कितनी हो गई, 11। हम कह सकते हैं अगर यहाँ गुणा करें इन दोनों का तो टोटल जो ओवर टोटल कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 121। हम कह सकते हैं कि मेरा क्षेत्रफल पहले कितना था, 100, अब कितना हो गया, 121। तो परसेंट में कितना बढ़ा, आप कहेंगे कि 21 बढ़ा। परसेंट में भी कितना होगा, 21, क्योंकि हम ये गणना किस पे कर रहे हैं, 100 पे कर रहे हैं। 100 पे परसेंट में भी वही वैल्यू होती है जो रियल में होती है। तो 21% क्षेत्रफल बढ़ेगा। विकल्प कौन सा सही होगा, डी बिल्कुल सही होगा। इस क्वेश्चन को आप एक बार, मैं इसे आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को रोककर ट्राई करें, ठीक है। 20% अभी सेम क्वेश्चन है बिल्कुल जैसा मैंने कराया है। चलिए इस प्रश्न को एक बार सॉल्व करते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और एक्स वाई एक ऐसी जीवा है जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो उस जीवा की लंबाई कितनी होगी। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मान के चलिए ये सेंटर है, ये एक वृत्त है, उसका ये सेंटर है, त्रिज्या 13 दे रखी है और केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर दे रखी है, एक्स वाई एक जीवा दे रखी है। मान लीजिए मैंने एक्स और वाई एक जीवा मान ली और केंद्र से इसकी दूरी कितनी मान ली है, 12 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है यहाँ पर, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा त्रिभुज बना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो हम इसमें पाइथागोरस लगाकर यहाँ से लेकर यहाँ तक का, जिसको मैं m बोल देता हूँ, दूरी निकाल सकते हैं। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का 144 होता है, माइनस करेंगे तो 25 आएगा, 25 किसका होता है, 5 का, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5। हम जानते हैं कि जहां पर ये इसे काटेगी इसे 2 बराबर भागों में बांट देती है, ये भी 5 होगा तो ये वैल्यू भी कितनी होगी, 5। तो टोटल पूरी जीवा की जो लंबाई आएगी वो कितनी आ जाएगी, 10। इस हिसाब से हम कौन सा विकल्प सही लगाएंगे, सी विकल्प इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लगभग 8 से 10 क्वेश्चन इस वीडियो में कर लिए होंगे, और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। ऐसे ही धमाकेदार वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा, आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। मुझे उम्मीद है और पूरा भरोसा है
कि आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहे तो। ये क्वेश्चन जो मैं लेकर आ रहा हूँ बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए, जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ देखने मिलेंगे। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं वो पढ़ाऊँ जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय हिंद।